आज हम डिस्कस करेंगे हमारा 7th यूनिट से 2 चैप्टर रहते हैं, जिसका सेकंड चैप्टर हम आज डिस्कस करेंगे। एक चैप्टर हम जो है प्री बोर्ड के बाद डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारे पास थर्मल रेडिएशन क्या होता है। दोज रेडिएशन विच प्रोड्यूस इन अस द सेंसेशन ऑफ वार्मथ, यानी कि जो हमारे अंदर गर्मी की सेंसेशन प्रोड्यूस करती है, ऐसी रेडिएशंस को हम बोलते हैं थर्मल रेडिएशन। दे आर एमिटेड बाई ए बॉडी ऑन अकाउंट ऑफ इट्स टेम्परेचर। मीनिंग ये जो रेडिएशन है ये कोई भी बॉडी अपने टेम्परेचर की वजह से जो है एमिट करती है, तो इसलिए इनको बोलते हैं थर्मल रेडिएशन। तो थर्मल रेडिएशन जो होती है वो डिपेंड करेगी, सबसे पहले डिपेंड करेगी टेम्परेचर ऑफ द बॉडी पर, बॉडी का टेम्परेचर कितना है, नेचर ऑफ रेडिएटिंग सरफेस ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी का जो रेडिएटिंग सरफेस है, जो एनर्जी एमिट करेगा वो सरफेस कैसा है। ये जो रेडिएशन होती है थर्मल रेडिएशन, इनकी वेवलेंथ 1 मिलीमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक हो सकती है, और इनको हम जो है इंफ्रारेड रेडिएशंस भी बोलते हैं। तो इनके कुछ बेसिक करैक्टरिस्टिक्स हमें गिवन है। तो फर्स्ट करैक्टरिस्टिक गिवन है, दे ट्रैवल अलोंग स्ट्रेट लाइन विद द स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि सीधी लाइन में चलती है लाइट की स्पीड के साथ। दे रिक्वायर नो मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, इनके प्रोपेगेशन के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, मीनिंग ये वैक्यूम से भी पास हो सकती है। दे डू नॉट हीट द इंटरवीनिंग मीडियम थ्रू विच दे पास, यानी कि ये इंटरवीनिंग मीडियम को जो है हीट नहीं करती जिस मीडियम में से ये पास होती है, तो डायरेक्ट उस ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं जिसके ऊपर हम इनको इंसिडेंट करेंगे। दे ओबे इन्वर्स स्क्वायर लॉ, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है। और दे कैन बी रिफ्रैक्टेड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मीनिंग ये जो रेडिएशंस है ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को ओबे करती है, इनका रिफ्लेक्शन भी हो सकता है और रिफ्रैक्शन भी हो सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी गिवन है, थर्मल रेडिएशन जो है ये कुछ फिनोमिना शो करते हैं, जैसे इंटरफेरेंस हो गया, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और ऐसी पोलराइजेशन जो कि आप +2 में पढ़ोगे सब कुछ, तो ये भी ये शो करती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कुछ सरफेस की कुछ प्रॉपर्टी गिवन है। सबसे पहले गिवन है जैसे रिफ्लेक्टेंस क्या होता है या रिफ्लेक्टिंग पावर क्या होता है। अगर हम रिफ्लेक्टेंस को लिखें, इसको R से लिखते हैं, तो पहले डेफिनेशन करते हैं जी। इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट of thermal radiation reflected by the body in a given time interval to the total amount of thermal radiation incident on the body in same amount। मीनिंग क्या है, ये एक रेशियो होता है कितनी हीट रेडिएशन किसी जो सरफेस ने वो क्या की है, रिफ्लेक्ट की है, और डिवाइड बाई जो टोटल रेडिएशन किसी गिवन टाइम में उसके ऊपर हमने इंसिडेंट की थी, यानी कि कितनी हीट जो है रिफ्लेक्ट की है और कितनी हीट उसके ऊपर हमने इंसिडेंट की थी किसी गिवन टाइम इंटरवल में। तो इस रेशियो को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेंस या रिफ्लेक्टिंग पावर, R से डिनोट करेंगे इसको हम। ऐसे ही हमारे पास होता है एब्जॉर्बिंग पावर, तो ये भी सेम ऐसे ही रेशियो होता है, अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी इन ए गिवन टाइम टू द टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन इंसिडेंट ऑन द बॉडी इन सेम टाइम, यानी कि कितनी हीट उसने क्या की है, एब्जॉर्ब किया। मान लो Q2 अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब किया है किसी भी गिवन टाइम में, और Q अमाउंट ऑफ हीट हमने उसके ऊपर इंसिडेंट की थी, तो दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं क्या, एब्जॉर्प्टिव पावर। ए से हम इसको डिनोट करेंगे। और थर्ड वन जो है हमारे पास आती है ट्रांसमिटिंग पावर क्या होती है। अब ट्रांसमिटिंग पावर को T से लिखेंगे, तो नाम से पता लग रहा है ट्रांसमिट, यानी कि बॉडी ने यही जो है अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है क्या कर दिया, ट्रांसमिट कर दिया। इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ thermal radiation transmitted by the body in a given time interval to the total amount of thermal radiation incident on the body in the same time। मीनिंग अगर हम यहाँ कंसीडर करें, T से इसको डिनोट करते हैं ट्रांसमिटिंग पावर को, Q3 अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो है वो किसी गिवन टाइम में एक बॉडी ने ट्रांसमिट कर दिया है, अगर उसके ऊपर हम कितनी अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं, Q अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन जो है इंसिडेंट करते हैं, तो ये हमारी आ जाएगी ट्रांसमिटिंग पावर। तो ये तीनों का जो सम आएगा, रिफ्लेक्टिंग पावर, एब्जॉर्बिंग पावर एंड ट्रांसमिटिंग पावर, तीनों का जो सम आता है हम ऐसे राइट करेंगे। Q1 जो थी, अगर ये हमारी रिफ्लेक्टिंग जो है रिफ्लेक्टेड एनर्जी थी, डिवाइड बाई टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट, ऐसे ही Q2 जो हमारी थी वो एब्जॉर्ब जो एनर्जी हुई है, और Q3 जो है वो हमारी जो ट्रांसमिट हुई है एनर्जी। तो एलसीएम लेके ऐड करेंगे, ये टोटल एनर्जी आ जाएगी Q1 + Q2 + Q3, ये टोटल एनर्जी आ जाएगी Q/Q1 आएगा, यानी कि जो हमारी रिफ्लेक्टेंस पावर होती है, रिफ्लेक्टिंग पावर जो है या एब्जॉर्बिंग पावर जो है और ट्रांसमिटिंग पावर जो होती है, इन तीनों का जो सम आएगा वो हमेशा किसके इक्वल रहेगा, 1 के इक्वल रहता है। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, 2-3 डेफिनेशन और है हमारे पास।
तो मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर क्या होती है? देखो, मोनोक्रोमेटिक मीनिंग, मोनो मीनिंग सिंगल, यानी कि क्रोमेटिक मीनिंग कलर, सिंगल कलर से रिलेटेड, यानी कि सिंगल वेवलेंथ से रिलेटेड, एक पार्टिकुलर वेवलेंथ से रिलेटेड है ये। इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिटेड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी विद इन यूनिट वेवलेंथ इंटरवल अराउंड लैम्डा। यानी कि अगर किसी भी हम जो सरफेस लेते हैं उससे कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया जो है वो क्या होगी, एमिट करेगा वो सरफेस किसी गिवन वेवलेंथ के लिए, पार्टिकुलर वेवलेंथ के लिए या यूनिट वेवलेंथ इंटरवल के लिए। और ये इंटरवल हम कंसीडर कर सकते हैं लैम्डा 1 - 1/2 से लेकर लैम्डा + 1/2, यानी कि यूनिट वेवलेंथ का डिफरेंस यहाँ पर है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई लैम्डा से, यानी कि किसी पार्टिकुलर वेवलेंथ की जो रेडिएशन है, ठीक है, किसी पार्टिकुलर वेवलेंथ की जो रेडिएशन है यूनिट टाइम में और यूनिट एरिया से कितना उसका एमिशन होता है, उसको हम बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी। किसी भी सरफेस की मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर आ जाएगी, तो ई लैम्डा से डिनोट किया इसको। ऐसे ही हमारे होते हैं टोटल एमिसिव पावर। अब टोटल का मीनिंग क्या गया, अब यहाँ पर हर एक वेवलेंथ की रेडिएशन आ जाएगी, वहाँ पर एक पार्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन थी, इसमें हर तरह की वेवलेंथ जो है वो इंक्लूड हो जाएगी। द टोटल एमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी एट ए गिवन टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी एमिटेड, यानी कि कितनी टोटल एनर्जी एमिट हुई है पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी फॉर ऑल पॉसिबल वेवलेंथ्स। वहाँ पर एक पार्टिकुलर वेवलेंथ से थी और यहाँ पे जितनी भी वेवलेंथ्स की लाइट वो एमिट कर सकती है पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, उसको हम बोलते हैं टोटल एमिसिव पावर। ई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ई लैम्डा जो मोनोक्रोमेटिक थी, इसका हमें इंटीग्रेशन कर देना है डी लैम्डा के साथ 0 से लेकर इन्फिनिटी, यानी कि हर एक पॉसिबल वेवलेंथ की रेडिएशन यहाँ पर आ जाएगी। और थर्ड वन जो है हमारे पास मोनोक्रोमेटिक एब्जॉर्प्टिव पावर होता है, ई लैम्डा से लिखेंगे इसको, यानी कि कितनी एब्जॉर्ब हुई है। और मोनोक्रोमेटिक यानी कि सिंगल वेवलेंथ की। तो मोनोक्रोमेटिक एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ए बॉडी कॉरस्पॉन्डिंग टू ए सर्टेन वेवलेंथ लैम्डा, यानी कि एक पार्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन यूनिट टाइम मीनिंग पार्टिकुलर तो सिंपल सी डेफिनेशन इसकी है, मोनोक्रोमेटिक एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ए बॉडी कॉरस्पॉन्डिंग टू ए सर्टेन वेवलेंथ लैम्डा is defined as the ratio of amount of heat energy absorbed in certain time interval to the heat energy incident upon it in the same time। यानी कि कितनी एक पार्टिकुलर वेवलेंथ की कितनी रेडिएशन एमिट की डिवाइड बाय कितनी रेडिएशन उसके उतने ही टाइम में उसके ऊपर इंसिडेंट की थी, दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक एब्जॉर्प्टिव पावर। तो इसके लिए भी हमारी वेवलेंथ की जो लिमिट है, यूनिट वेवलेंथ की लिमिट हमारे लिए है लैम्डा -1/2 से लेकर लैम्डा +1/2 तक। नेक्स्ट हमारे पास आता है परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होती है। तो ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज दैट विच एब्जॉर्ब कम्प्लीटली द रेडिएशंस ऑफ ऑल वेवलेंथ्स इंसिडेंट ऑन इट, यानी कि एक ऐसी बॉडी जो हर तरह की वेवलेंथ जो उसके ऊपर इंसिडेंट की जाए सभी को एब्जॉर्ब कर ले, ऐसी बॉडी को हम बोलते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी। अब यहाँ पर कुछ एक लॉ जो है, दो लॉ गिवन है, बड़े इंपॉर्टेंट लॉ है दोनों। एक तो गिवन है किरचॉफ्स लॉ क्या होता है, व्हाट इज किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर टू द एब्जॉर्प्टिव पावर कॉरस्पॉन्डिंग टू ए पार्टिकुलर वेवलेंथ, यानी कि जो रेशियो आएगा एमिसिव पावर का और एब्जॉर्प्टिव पावर का, किसके ऊपर, पार्टिकुलर वेवलेंथ के ऊपर, यानी कि मोनोक्रोमेटिक एब्जॉर्प्टिव पावर और मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर और मोनोक्रोमेटिक एब्जॉर्प्टिव पावर, इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, ई लैम्डा बाई ए लैम्डा जो आएगा ये क्या रहेगा, कांस्टेंट। और किसके इक्वल आएगा, कैपिटल ई इंटू लैम्डा के। और ये कैपिटल ई लैम्डा जो है ये क्या है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर ऑफ ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू द एमिसिव पावर ऑफ ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी एट सेम टेम्परेचर एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेम वेवलेंथ। तो ये हमारा किरचॉफ्स लॉ हो गया, यानी कि ई लैम्डा और ए लैम्डा जो है इनका जो रेशियो वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और ये कांस्टेंट किसके इक्वल आएगा, जो एमिसिव पावर आएगी परफेक्टली ब्लैक बॉडी की सेम टेम्परेचर पर और सेम वेवलेंथ के ऊपर।
नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉ आता है स्टीफन्स लॉ। क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट लॉ है हमारा। तो ये लॉ क्या स्टेट करता है, बी इट इज स्टेट दैट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड बाई यूनिट एरिया ऑफ ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर T ऑफ द बॉडी। यानी कि ये जो हीट एनर्जी जो क्या होगी, हीट एनर्जी एमिट होगी पर सेकंड पर यूनिट एरिया, या इंटेंसिटी भी कह सकते हैं हम, क्योंकि हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया जो होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया जो है ये हमारी एक तरह से इंटेंसिटी होती है। इंटेंसिटी यानी कि जो हीट एनर्जी पर यूनिट सेकंड पर यूनिट एरिया जो है परफेक्टली ब्लैक बॉडी जो एमिट करेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आते हैं फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। यानी कि ई जो आएगा दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4, जहाँ पे टी जो है वो टेम्परेचर है यहाँ पर, और कांस्टेंट लगाएंगे सिग्मा। इस सिग्मा को बोलते हैं स्टीफन्स कांस्टेंट। तो ये हमारा स्टीफन कांस्टेंट होता है। स्टीफन कांस्टेंट की जो वैल्यू हमारे पास है 5.67 इंटू 10 की पावर -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर और केल्विन रेज टू पावर -4। तो मीनिंग ये हमारी स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू होती है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है किरचॉफ्स लॉ और स्टीफन्स लॉ। तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और हमारा यहाँ से रह जाता है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कर्व की फॉर्म में दिखाया हुआ है। एक तरफ हमने ई लैम्डा लिया है परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए, और एक तरफ हमने लैम्डा लिया है। इनका वेरिएशन यहाँ पर दिखाया है। तो ये जो वेरिएशन है ई लैम्डा और लैम्डा के बीच में वेरिएशन है, जो कि डिफरेंट कर्व्स हमने ड्रॉ की हुई है डिफरेंट टेम्परेचर पे। जैसे यहाँ आपको दिख रहा है 1100 केल्विन है, 1250 केल्विन है, और 1450 केल्विन है, और 1644 केल्विन है। अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग कर्व हमने ड्रॉ की हुई है। तो सबसे पहले हम अगर इस वेरिएशन को चेक करें, अगर फर्स्ट पॉइंट लेते हैं एट ए गिवन टेम्परेचर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, किसी भी एक गिवन टेम्परेचर पर ले लेते हैं। मान लो हम यहाँ पर ले लेते हैं थोड़ा सा कर्व में, यहाँ पे ऐसे आती है कर्व। तो सबसे पहले हम ये कर्व लेते हैं किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए। द एनर्जी एमिटेड इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अमंगस्ट ऑल वेवलेंथ्स। यानी कि देखो अगर हम यहाँ पे स्मॉल वेवलेंथ के लिए देखते हैं एनर्जी कम है, और थोड़ा वेवलेंथ इंक्रीज़ करेंगे एनर्जी इंक्रीज़ करेगी, और एक वेवलेंथ ऐसी आएगी जिसके कोरोस्पोंडिंग हमारी जो एनर्जी आएगी, एनर्जी एमिटेड जो आएगी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये मैक्सिमम आएगी। और उसके बाद फिर एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है। यानी कि एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है किसी गिवन टेम्परेचर के लिए वो हमारा यूनिफॉर्म नहीं है। तो अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग एनर्जी किसी गिवन टेम्परेचर के ऊपर परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या करेगी, एमिट करेगी। सेकेंड पॉइंट है द एनर्जी एमिटेड इज मैक्सिमम कोरस्पॉन्डिंग टू ए सर्टेन वेवलेंथ लैम्डा एम। तो यहाँ पर जो ये जो किसी 1100 केल्विन टेम्परेचर पर ये जो वेवलेंथ है इसको हम रखेंगे लैम्डा एम, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी जो एमिट हुई है वो मैक्सिमम एमिट हुई है। ठीक है, तो 2 पॉइंट हमारे हो गए अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, द टोटल एनर्जी एमिटेड इंक्रीजेज रैपिडली फॉर एनी गिवन वेवलेंथ। किसी भी गिवन वेवलेंथ के लिए स्टार्टिंग में एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। द वेवलेंथ corresponding to which energy emitted is maximum is shifted towards shorter wavelength side, lambda m decreases with the rise in temperature। मीनिंग क्या है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारी जो एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारी शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ आती रहेगी। देखो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ, यानी कि यहाँ पे लैम्डा एम था, इसके लिए लैम्डा एम की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, इसके लिए लैम्डा एम की वैल्यू और कम हो जाएगी, और इसके लिए लैम्डा एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी। यानी कि जो हमारा कर्व का पीक जो है मैक्सिमम जो एनर्जी एमिट होती है जिसके लिए, वो पीक हमारा शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जो है शिफ्ट कर जाता है। तो यानी कि लैम्डा एम जो आएगा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो नेक्स्ट है द एरिया एनक्लोज्ड बाय ईच कर्व विद लैम्डा एक्सिस इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। नज़र भी आ रहा है, ये देखो फर्स्ट टेम्परेचर के लिए हमारा एरिया ये था, जब सेकंड कर्व लिए हमने टेम्परेचर 1250 केल्विन कर दिया तो हमारा एरिया इंक्रीज हो गया। यानी कि हमारा एरिया जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता रहेगा।
तो इस तरह से हमारा जो है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आएगी है, जो कि एक्सप्लेन करनी आ जाती है पेपर के अंदर। तो आपको यही पॉइंट इसके अंदर एक्सप्लेन करने हैं। और लास्ट वन जो है यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट लॉ रह जाता है, वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है, अभी हमने ये लास्ट पॉइंट किया है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द वेवलेंथ लैम्डा एम of maximum intensity of emission of black body radiation is inversely proportional to the absolute temperature T of the black body। यानी कि जो लैम्डा एम जो आएगी, जो वेवलेंथ कॉरस्पॉन्ड करती है मैक्सिमम एनर्जी को, जो किसको कॉरस्पॉन्ड करती है, मैक्सिमम एनर्जी को। देखो यहाँ पर मैक्सिमम एनर्जी है, तो ये जो टेम्परेचर जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे तो लैम्डा एम जो है हमारा शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है, यानी कि हमारा जो पीक है वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ आएगा। तो लैम्डा एम जो आएगा दिस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगा किसके, टेम्परेचर के। यही हमारा वाइन डिस्प्लेसमेंट लॉ होता है। तो यहाँ तक कर लीजिए। अभी एक चैप्टर आपका और रह गया थर्मल एक्सपेंशन का, वो हम प्री बोर्ड एग्जाम के बाद करेंगे। थैंक यू वेरी मच।